हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे गैसेस स्टेट और गैसेस स्टेट के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमने पढ़ी थी, अब वॉन डेर वाल ने रियल गैस इक्वेशन भी बनाई थी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हालांकि मैंने कुछ पॉइंट को डिस्कस भी किया था कि आइडियल गैस के कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो रियल गैस से डिफर होते हैं, जिनमें दो पॉइंट मेन थे। एक पॉइंट तो क्या था कि आइडियल गैस है वो मानती है कि गैस का वॉल्यूम, गैस का कोई मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, जबकि रियल गैस क्या मानती है, गैस का मॉलिक्यूल होता है वो रिजिड होता है, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। साथ में आइडियल गैस क्या मानती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, जबकि रियल गैस के अंदर वास्तव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो देखो, हम इस पे जाने से पहले आइडियल गैस है उसके कुछ पॉइंट को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फिर इसके साथ में कंपेयर करेंगे। जैसे हमने आइडियल गैस के लिए क्या देखा, आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। ये हो गया, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N मोल होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। यहां पे बेटा आप ये देखोगे, यहां पे V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस होता है जिस कंटेनर में आपने गैस रखी उसका वॉल्यूम। रियल में वो क्या होता है, अवेलेबल स्पेस इन ए कंटेनर इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन मूव, कि कोई भी एक कंटेनर उसके अंदर अवेलेबल वॉल्यूम जहां पर गैस के मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकते हैं। तो यहां पर V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, रियल में वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये क्या होगा, अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स, इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, V यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। गैस का वॉल्यूम किसको माना जाता है, कंटेनर का वो वॉल्यूम जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। अब देखो आइडियल गैस में क्या आती है, आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल उसको पॉइंट मास माना गया था। गैस का मॉलिक्यूल है उसको क्या माना था, गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था पॉइंट मास, पॉइंट मास। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है वो था नेग्लिजिबल। जैसे मैं यहां पर ये बात करूं कि ये वाला पूरा कंटेनर, इसमें गैस के मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, ये अवेलेबल स्पेस है उसके लिए। अगर मैं सभी गैस के मॉलिक्यूल को एक जगह पकड़ लूं, इसको मैं एक जगह कलेक्ट कर लूं, जैसे ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इस वाला ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और इस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है इसको इन्होंने क्या कर दिया था, नेग्लिजिबल। ये मानते कि नेग्लिजिबल होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर मैं इसका कंपेयर करूं रियल गैस के साथ में, मैं इसका कंपेयर करूं तो रियल गैस के साथ में मैं इसका कंपेयर करूंगा तो रियल गैस के अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, वो क्या माना था उन्होंने, रिजिड स्फीयर। ये होता है रिजिड स्फीयर। कौन होता है रिजिड स्फीयर, गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल होता है, ये रिजिड स्फीयर माना था। तो बेटा रिजिड स्फीयर है तो आप ये देखो, यानी ये बड़ा मॉलिक्यूल मान रहे थे, ऐसे बड़े मॉलिक्यूल मान रहे थे, इस टाइप से बड़े मॉलिक्यूल मान रहे थे, बिगर मॉलिक्यूल। अब मेरे को ये बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस रियल में इन्होंने क्या माना था, PV इक्वल टू nRT में अवेलेबल स्पेस इन कंटेनर इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन मूव। उसमें स्पेस, अवेलेबल स्पेस जहां पर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करो, यहां पर हम बात करें, अगर इनको एक जगह मैं कलेक्ट भी कर लूं तो ये तो ज्यादा स्पेस घेर रहे हैं, रिजिड स्पेस है, तो इसके अंदर तो बेटा ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसमें तो गैस के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे ना, रिमेनिंग में मूव करेंगे। खुद का वॉल्यूम है वो तो हटाना पड़ेगा, समझ में आया? तो इसका मतलब जो इन्होंने ये वॉल्यूम माना तो उसमें करेक्शन होगा, इसको बोलेंगे वॉल्यूम करेक्शन बोलेंगे। पहली बात समझ में आई कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है गैस के मॉलिक्यूल को उन्होंने माना था वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल है, उसके बेसिस पे PV इक्वल टू nRT दिया। और यहाँ पर जो वॉल्यूम था, जो यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज में आ रहा है वो गैस का वो वॉल्यूम है जिस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उस कंटेनर का ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इस वाले स्पेस में, यहाँ पे तो वो मूव कर जाएगा ऐसे, यहाँ पे तो मूव कर रहा है, लेकिन ये स्पेस तो बच गया ना रियल में, जिसके अंदर मूव नहीं हो पा रहा क्योंकि एक जगह कलेक्ट किया, तो ये तो हटाना पड़ेगा वॉल्यूम। यहाँ पे तो उन्होंने नेग्लिजिबल मान लिया, लेकिन यहाँ पे तो नेग्लिजिबल नहीं है। एक तो ये था। सेकेंड देखो, आइडियल गैस क्या मानती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल
इज जीरो, ये मान लेते हैं, या देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। तो आइडियल गैस के लिए मैं फिर बात करूं, फिर मैं देख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए मैंने फिर देखा, एक थ्योरेटिकल सा पॉइंट है बेटा, बहुत सिंपल सा। देखो आइडियल गैस के लिए हमने ये देखा कि देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि हम आपको ये बता रहे कि अगर रियल गैस की हम बात करें तो रियल गैस के अंदर ये रिजिड स्फीयर है, जब ये इसके एक दूसरे के साथ में से टकराएंगे तो यूनिट एरिया या वॉल पे टकराएंगे तो यूनिट एरिया उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण क्या आता है, यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है, यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है वही किसके बराबर होता है, प्रेशर। यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट। गैसेस मॉलिक्यूल उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे जो प्रेशर आप मान रहे हो उसके अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर से देखिएगा, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां पे बेटा जो V है, इसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। V है वो क्या होता है, गैस का वो वॉल्यूम है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कंटेनर का वो वॉल्यूम जहां पर गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इन्होंने गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट मास माना, जिसके कारण ये बोलते हैं कि इसका जो वॉल्यूम आएगा, गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी पूरा स्पेस है उसमें मूव मानते हैं। जबकि यहां पर तो ये क्या मान रहा था, रिजिड स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम डीएल में देखोगे तो ये वाला, तो इसका वॉल्यूम तो हटाना पड़ेगा। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो एक्चुअल वॉल्यूम यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअल वॉल्यूम तो ये आना चाहिए, तो इसलिए यहां पे करेक्शन आएगा। साथ में आइडियल गैस मानती है कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं, जबकि रियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो इन करेक्शन को करने के लिए, प्रेशर और वॉल्यूम में इस करेक्शन को करने के लिए वॉन डर वाल ने रियल गैस इक्वेशन दी। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद में हेडिंग लिखेंगे वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। देखो इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम में इसको करेक्ट किया था, इन्होंने मिटा दे, देखिएगा हेडिंग लिखो वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। देखो वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। वॉन डर वाल इसकी रियल गैस इक्वेशन क्या थी, इन्होंने देखो प्रेशर और वॉल्यूम इसमें करेक्शन किया और इसके बेसिस पे ये इक्वेशन बनाई, P प्लस एन ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब देखो यहां पे P तो क्या हो गया, प्रेशर, N क्या हो गया, नंबर ऑफ गैस मोल, A एंड B ये होते हैं वॉन डर वाल कांस्टेंट, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, N गैस के मोल, R गैस कांस्टेंट, T क्या होगा, टेम्परेचर। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म कौन सी है, A एंड B। तो ये A एंड B क्या होता है, वॉन डर वाल कांस्टेंट। किस टाइप के कांस्टेंट होते हैं, A तो किसमें करेक्शन बता रहा है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो ये इनको बोल देते हैं हम वॉन डर वाल कांस्टेंट, वॉन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, और इन्होंने किसमें करेक्शन किया, प्रेशर के अंदर करेक्शन किया, और किसमें करेक्शन कर दिया, वॉल्यूम के अंदर करेक्शन किया। सबसे पहले हम इसकी बात करें, या मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्शन इन प्रेशर। ये क्या हो गया, करेक्शन इन प्रेशर, प्रेशर इसके अंदर करेक्शन। एन बी ये क्या हो गया, करेक्शन, करेक्शन इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के बीच में करेक्शन है,
वॉल्यूम में करेक्शन है, और ये वाला किस में करेक्शन होगा, प्रेशर में करेक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे, पहले वॉल्यूम करेक्शन आपको बता रहे, उसके बाद में प्रेशर है इसमें करेक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी, वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। मिटा दें, लिखो वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। वॉल्यूम में करेक्शन और कांस्टेंट बी। देखिए बेटा यहां पे वॉल्यूम, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आइडियल गैस के लिए आप बात करोगे, आइडियल गैस के लिए तो ये माना था पॉइंट मास होता है गैस के मॉलिक्यूल का, जिसको एक जगह पे आपने अगर कलेक्ट भी कर लिया, पकड़ के मैंने एक जगह ले आया उसका ऐसा, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, नेग्लिजिबल। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ये होता है नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल होगा किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। बट रियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं, रियल गैस के लिए बात करूंगा, तो रियल गैस के अंदर हमने पढ़ा है जो गैस का मॉलिक्यूल होगा वो रिजिड स्फीयर होता है, ये पढ़ा गैस का मॉलिक्यूल है वो रिजिड स्फीयर है, रिजिड स्फीयर। तो यहां पर अगर आप एक्चुअल में वॉल्यूम देखोगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें, ये वाला तो किसके लिए बात की थी, आइडियल गैस के लिए, लेकिन हमें किसके लिए डिस्कस करना है, रियल गैस के लिए। और रियल गैस के लिए मैं देखूं तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस किसको माना जाता है, कंटेनर के अंदर वो स्पेस, अवेलेबल स्पेस जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो यहां पर बेटा अगर मैं इस गैस के मॉलिक्यूल को एक जगह ले आया, यहां पे मैंने उसको एक जगह कलेक्ट कर दिया, तो ये बहुत सारा वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, सिर्फ इसी वाले के अंदर वो फ्रीली मूव करेगा। तो यहां पर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, जहां पर ये मूव करेगा तो वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आपके पास में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी मान रहा हूं मैं, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिसको हटाना है वो होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको आप हटा रहे हो उसके लिए कांस्टेंट दिया गया है बी। बी यहां पे क्या होगा, बी रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर इसी का नाम होता है को वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको, इसको नाम दे दिया जाता है को वॉल्यूम। ये किसके लिए है, 1 मोल ऑफ गैस है, ये किसके लिए आ रहा था, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये किसके लिए आएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए आएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल लिया तभी आया। क्लियर हो गया, आगे देखो, फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस, गैस के n मोल के लिए बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस NB। n मोल के लिए बेटा 1 मोल के लिए क्या होगा, V माइनस बी है, तो n मोल के लिए क्या होगा, V माइनस NB। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, सिर्फ माइंड में एक चीज सेट कर लो, आप तो जो भी पढ़ के आए उसमें थोड़ा सा आपके माइंड में भी करेक्शन करो कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, कंटेनर में अवेलेबल वो स्पेस जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप ये देखोगे कि रिजिड स्फीयर मान रहे हैं रियल के अंदर, तो ये वाला वॉल्यूम है इसको तो हटाना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं। 1 मोल के लिए क्या होगा, V माइनस बी, जहां पे B क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसी को बोल देते हैं को वॉल्यूम। ठीक है, और n मोल के लिए क्या होगा, V माइनस NB। नोट कर लो, नीचे तक दिखाई तो दे रहा है ना।
बिल्कुल। देखिए आगे, मिटा दे इसको। देखो आगे हम बात करते हैं यूनिट ऑफ बी। बी की यूनिट की बात कर रहे हैं, और डायमेंशन वगैरह से यूनिट वगैरह तो आप जानते हैं। क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ बी। बी है इसकी यूनिट, तो v इक्वल टू क्या आता है? वी गैस इक्वल टू क्या आता है? v माइनस एन बी। और डायमेंशन से आप जानते हैं वॉल्यूम है, उसके अंदर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो v इक्वल टू ये लिख सकते हो आप, वॉल्यूम का ये पार्ट है एन बी। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन एन। तो यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम की यूनिट हम ले लेते हैं लीटर में, तो ये क्या होगा? लीटर पर मोल। लीटर पर मोल, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर इस बी का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, या ये बी है ये कौन सी बात पे डिपेंड करता है। लिख ले इसको। अब लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ बी, और इस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी मैं करवा देता हूं। लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बी। सिग्निफिकेंस ऑफ बी, बेटा गैसेस स्टेट है, उसका लास्ट लेक्चर है। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं, जो भी आज तक पूछा गया ना वो सब आपको करवा दिया है। हालांकि बुक्स में इधर उधर का भी मिल सकता है जो आईटी लेवल का होता है। नीट के अंदर और जेईई मेंस में इतना ही पूछा जाता है, हालांकि ज़्यादातर एडवांस में भी यहीं तक पूछा गया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपको बता दें सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले बी के बारे में हमने ये पढ़ा, बी क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर जो करेक्शन हो रहा है उसका कॉन्स्टेंट है, जिसको हमने क्या बोला? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये क्या होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसी को मैंने क्या बोल दिया? को वॉल्यूम। तो बेटा डिफरेंट गैस अगर आप लोगे, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस मैंने ली। जैसे मैंने एक यहां पे एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक गैस लिए, उसकी ये मॉलिक्यूल है, अच्छा ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। दूसरा कंटेनर लिया, उसमें बड़े मॉलिक्यूल है, इस टाइप के मॉलिक्यूल, दो ही आई क्या, ये सपोज कर लो इसे। तो यहां पर अगर आप इसमें करेक्शन करोगे तो यहां पर ये तो स्मॉल मॉलिक्यूल और ये बिगर मॉलिक्यूल है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? बिगर मॉलिक्यूल का। यानी करेक्शन किसमें ज्यादा होगा? किससे ज्यादा? माइनस बी होगा, जहां पर साइज ज्यादा होगी। तो हम ये लिख सकते हैं बी जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ गैस, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल उसकी साइज पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैं कैसा लिख रहा हूं, गिव द ऑर्डर ऑफ बी। बी के लिए ऑर्डर बताना आपको फॉर गिवन गैस। जैसे मैंने ये लिख दिया F2 है, Cl2 है। तो हम ये जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी साइज बड़ी होती है? क्लोरीन की साइज। ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, तो ये हो गया। और बता देते हैं, जैसे मैंने लिखा CH4, C3, H8, C4, H10, इस टाइप से। तो यहां पर आपको B है, इसका ऑर्डर बताना हो तो आपको ये पता है इसमें साइज का ऑर्डर ये है, ये साइज का ऑर्डर होता है। इसका मतलब बी है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? गैस के मॉलिक्यूल अगर उसकी साइज ज्यादा है तो उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अगर यहां पर आपको आइसोमर दे रखे हैं, फिर पूछा जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, किसमें मैक्सिमम वैल्यू है? जैसे मैंने लिखा एन पेंटेन, CH3 ब्यूटेन लिख देता हूं, CH3, CH2, CH3, एन ब्यूटेन। और दूसरा मैंने लिख दिया आइसोब्यूटेन। अब इसमें बताओ किस आइसोमर के अंदर बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू किसमें मैक्सिमम है? ये आपके दो आइसोमर है, ये क्या होता है? एन ब्यूटेन, और ये वाला क्या होगा? आइसोब्यूटेन।
आइसोमर हो गए ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हालांकि इसकी चेन है वो डिफर। तो यहां पे बेटा आप बताओगे ये वाला तो आपके पास में क्या है, ऊपर वाला तो क्या होगा एन ब्यूटेन, और ये इसका आइसोमर है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। तो एन ब्यूटेन है वो तो लंबी चेन है, और जब आइसोब्यूटेन बनना है तो ब्रांच आ गई इसमें। ब्रांच आने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पहले तो इतना लंबा था, इतना बड़ा था, ब्रांच निकल गई तो मॉलिक्यूल छोटा होता जाता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल छोटा हो गया तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो ध्यान में रखना जो लीनियर वाला होता है वो ब्रांच की कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसकी साइज ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, एन ब्यूटेन की। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल सा है बेटा, एक बार खुद से सोचना। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, उसको जो फ्री स्पेस मिल रहा है पूरा घूमने के लिए, ये उन्होंने माना था गैस का वॉल्यूम PV इक्वल टू nRT में। लेकिन सभी गैस के मॉलिक्यूल को मैं कलेक्ट करके एक जगह कर लूँ तो वो वॉल्यूम तो बच जाएगा ना गैस के मॉलिक्यूल को। जैसे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ये मान लो कि आपके पास में 100 मॉलिक्यूल, तो मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल को फिर फ्री छोड़ा तो वो इतने मॉलिक्यूल इतने स्पेस में तो नहीं आ पाएगा, इतना वॉल्यूम है उसमें तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो ये वॉल्यूम है, ये तो हटाना था, लेकिन उन्होंने पॉइंट मास माना था किसने, आइडियल गैसिफिकेशन के अंदर, इसलिए इसको उन्होंने नेग्लिजिबल मान लिया। जबकि रियल में गैस के मॉलिक्यूल उसको रिजिड माना, तो उनका मतलब ये वॉल्यूम तो वो रहेगा, ठीक है ना। तो इस वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और उसके रेस्पेक्ट में वी जो फॉर्मूला बनाया था वहां पर क्या लिखा, V माइनस बी, एक गैस के मोल के लिए, और n गैस के मोल होते तो V माइनस एन बी। ठीक है, ये था वॉल्यूम करेक्शन, नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए। बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए। देखिएगा ये बेटा बी समझ में आ गया, एक्सप्लोडेड वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए, कि प्रेशर में किस टाइप से करेक्शन होता है, उसका कांस्टेंट ए क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लिखेंगे प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए, प्रेशर करेक्शन और कांस्टेंट ए। देखो बेटा प्रेशर कैसे लगता है, प्रेशर किसके कारण आता है, आप पढ़ते हो PV इक्वल टू nRT। जो प्रेशर होता है वो किसके कारण आता है, गैस के मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करते हैं, कंटेनर है उसकी जो वॉल है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, यूनिट एरिया में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसका क्या होगा, प्रेशर होता है। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस के लिए, ये वॉल है कंटेनर की, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल आएगा, ये इस पे टकराएगा, ये जाएगा इस दीवार पे टकराएगा, ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा, इधर एक और है, ये भी इधर जाएगा, ऐसे आ रहा है। मेरे को ये बताओ क्या ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या? आप बोलेंगे होगा सर, मैं बोलूँगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन सी गैस की हम बात कर रहे हैं, पहले हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें आइडियल गैस में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल mv से इससे टकराएगा, mv से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये माना। तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या फिर ये बोल देते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसका प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसको मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ रियल गैस के साथ में। ये प्रेशर तो बेटा कौन सा होगा, गैस का प्रेशर। अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ, जैसे मैं पूरा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो रियल में कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर एक टाइप से, क्योंकि अंदर की तरफ तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। जबकि एक्चुअल वी देखा आप तो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। V तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, और वो कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो तो होता है अपना वॉल्यूम। और P यहाँ पे क्या होगा, P होगा यहाँ पे गैस के अंदर लगने वाला टोटल प्रेशर। यहाँ पे P क्या होगा,
टोटल प्रेशर होगा। आइडियल गैस में वो प्रेशर सिर्फ किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके बराबर होगा। जबकि हम बात करते हैं रियल गैस की। अगर हम आए रियल गैस पे, रियल गैस के मॉलिक्यूल हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, देखो ये रिजिड स्फीयर माना जाता है, ये इस पे टकराएगा ऐसे, ये भी टकराएगा, जैसे ये टकराए वैसे ये वाला भी टकराएगा ऐसे, ये वॉल के ऊपर। इसके पीछे और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मैंने ये मान लिया ये ए मॉलिक्यूल है, तो ये बी टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टाइप से बी टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने इनको बी टाइप के मॉलिक्यूल मान लिया, तो इनमें देखते हैं रियल गैस है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, तो ये वाले गैस के मॉलिक्यूल है, ये भी इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इधर भी फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ये भी लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन, तो बेटा ये अपनी तरफ खींच लेंगे इनको। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपको लगेगा, जो किसके कारण लग रहा है, रियल गैस के कारण जो प्रेशर लग रहा है, जो रियल गैस के कारण प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है मैं मान लेता हूँ ये आइडियल गैस ही मान लेता हूँ एक बार, ये आइडियल गैस है, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा। देखो ये तो इधर जाके टकरा रहा है, कोई पीछे से खींचने वाला नहीं है, जबकि ये जब इधर जाकर इस पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो पीछे वाले ये मॉलिक्यूल है इसको क्या करते हैं, बैक साइड में खींचेंगे, इसको इधर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा रियल के अंदर, जो प्रेशर होगा वो इससे कम होगा, यानी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज मोर देन प्रेशर ऑफ रियल। आइडियल और रियल के अंदर अगर कंपेयर करोगे तो किसका प्रेशर ज्यादा आएगा आपके पास में, रियल गैस है उसका प्रेशर ज्यादा है। समझ में आएगा क्या बता रहे, यहाँ पर तो बेटा ये मॉलिक्यूल फ्री है, ये फ्री मॉलिक्यूल है, जाके टकराए, कोई प्रेशर अंदर की तरफ तो कोई खींचने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर बात करें एक्चुअल मॉलिक्यूलर प्रेशर है, वो यहाँ पे किसके कारण आएगा, वो यहाँ पे सिर्फ किसके कारण आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण। जबकि यहाँ पे PV इक्वल टू nRT में P का मतलब होता है किसी भी कारण से अप्लाइड प्रेशर, वो गैस के मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन से होता है, वो भी होगा, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन लग रहा है इसके कारण भी आएगा, ये वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण भी आएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं, इस गैस के प्रेशर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा P एक्सटर्नल तो होगा ही, या प्रेशर होगा यहाँ पे वो उस गैस का प्रेशर जो वॉल पे लग रहा है वो तो होगा ही, साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरनल आएगा उसके कारण भी होगा। यहाँ पे बेटा टोटल प्रेशर आप देखोगे वो वॉल का प्रेशर भी कंसीडर होगा, और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी होगा, यानी इंटरनल भी होगा और यहाँ पे एक्सटर्नल, दोनों का सम होगा। यहाँ पर तो इंटरनल होता ही नहीं है। आइडियल में इंटरनल क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि आइडियल में हम ये कंसीडर करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल है उसके बीच में किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। क्लियर बात। तो गैस का प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, या इसको मैं गैस का प्रेशर मान लूं टोटल प्रेशर, तो ये क्या होगा P प्लस P इंटरनल, और P यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नल प्रेशर, और इधर वाला क्या है इंटरनल प्रेशर। जबकि यहाँ पे इंटरनल प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। समझ में आया। देखो और क्लियर करते हैं इसमें किस टाइप से प्रेशर करेक्शन आता है उसकी बात करेंगे। देखो एक बार मिटा देता हूं इसको। अब देखो हम बेटा रियल गैस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। देखोगे ये आपके पास में कोई कंटेनर है, उसकी वॉल है, ये गैस का मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके हीट कर रहा है ऐसे, इसको मैं नाम दे देता हूं ए। इधर गैस के मॉलिक्यूल है, इधर गैस के मॉलिक्यूल है, इनको मैं नाम दे देता हूं बी। इधर भी प्रेशर लगेगा। अब देखो यहां पे मैं बात करूं तो अंदर की तरफ है वो तो प्रेशर कौन सा होगा, ई पी इंटरनल, और वॉल पे वाला कौन सा कंसीडर कर रहा हूं मैं, पी एक्सटर्नल। और आइडियल गैस में तो सिर्फ क्या प्रेजेंट था, पी एक्सटर्नल ही था जिसको हम पी मान रहे थे। अब देखो टोटल गैस का प्रेशर जो होगा हम ये पढ़ के आ रहे हैं, ये पी भी होगा और साथ में क्या होगा पी इंटरनल ये होगा।
ठीक है, अब देखिएगा बेटा, यहां पे हम आगे डिस्कस करते हैं इसका कि यहां पे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा। जैसे मैं यहां पे बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर वॉल्यूम, तो मोल एन वॉल्यूम वी। अब बेटा यहां पे ये नहीं कह सकते हो ये ही ए मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये भी ए बनेगा। कब बनेगा, इधर वॉल है, इस पे टकराएगा तो ये वाला भी क्या होगा ए, ये भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा। ये जब टकरा के इधर आ गए तो इस वाली वॉल पर जाके भी रैंडमली मूव तो करते हैं, यहां पर भी जाके टकराएगा तो ये वाला ए भी बनेगा, और ये जब इधर आ गए तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बी की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा यहाँ पे रियल गैस में के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, प्रत्येक गैस के मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करते हैं और वो बी मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूल मानने इसको, एक तो ए मॉलिक्यूल मान लिया आपने और इसको क्या मान लिया बी। तो ए सभी ए बी होंगे और सभी बी किसकी तरह बिहेव करेंगे, ए की तरफ। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इधर कोई वॉल होगी, इससे भी तो टकराएगा ना, तो वॉल पे जो प्रेशर लगाया वो तो क्या होगा इसका एक्सटर्नल प्रेशर, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ए की तरफ। ये इधर आ गया, इसके साथ में जो प्रेशर लगाएगा या इसके साथ में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बी। इसका मतलब क्या होगा, बस एक माइंड में सेट रख लो, दो गैस के मॉलिक्यूल अपन मान ले ए और बी, वन वर्ल्ड में दो गैस के मॉलिक्यूल मान ले ए और बी, ये मान लेते हैं। दोनों मॉलिक्यूल ए की तरह बिहेव करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल बी की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई बी, जितने भी गैस के मोल हैं वो सारे अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पे प्रेशर, मैं एक चीज लिख रहा हूं कि प्रेशर अप्लाइड प्रेशर है, वो अप्लाइड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। बताओ सही है या गलत? ए और बी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अप्लाइड प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या आया, यहां से आपके पास में क्या आया, पी। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, एन बाई वी, एन बाई वी, ये भी कितना है, एन बाई वी। तो यहां पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक प्रेशर करेक्शन के लिए कांस्टेंट लिख देते हैं ए, तो ये क्या होगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये तो होगा ना बेटा प्रेशर, या ये कह सकते हो आप यहां पर, ये इंटरनल जो प्रेशर है, ये इंटरनल प्रेशर की मैं एक बार बात कर रहा हूं, यहां पे इंटरनल प्रेशर मान रहा हूं मैं। जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर है वो इनकी कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि प्रत्येक ए मॉलिक्यूल है, प्रत्येक मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल भी है और प्रत्येक मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल भी है, तो इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हमने यही तो देखा था बेटा, P इक्वल टू या गैस का जो प्रेशर आ रहा है वो इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर P। आइडियल गैस में तो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, इंटरनल प्रेशर जो किसके बराबर होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट के अंदर भी, जेई के अंदर भी, कि प्रेशर करेक्शन है वो क्या है, कितना है, तो ये होता है आपका प्रेशर करेक्शन, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेशर करेक्शन। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, कंसंट्रेट कीजिएगा। हम बेटा वॉल्यूम में करेक्शन पढ़ चुके हैं, तो वॉल्यूम कौन सा कंसीडर, बट ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन कैसे आया है। बस छोटी सी चीज एक माइंड में सेट कर लो, वॉल्यूम तो क्या होता है, कंटेनर जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो तो होता है उसका वॉल्यूम। और ऐसे प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का सम होता है। और देखिएगा आगे, अब इसकी यूनिट के बारे में बता देते हैं। यूनिट ऑफ ए की क्या यूनिट होगी, देखो डायमेंशन एनालिसिस से आप जानते हो ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड हो सकता है, फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको हम प्रेशर की इक्वली मानेंगे ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो P इक्वल टू आप क्या लिखोगे, P इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्योंकि बेटा ये वाली टर्म है, ऐड और सब्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, प्रेशर को ही कर सकते हैं हम। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो क्या होगा, प्रेशर की एक यूनिट क्या होती है एटीएम, ए को कैलकुलेट करना है, ये आपका क्या हो गया मोल स्क्वायर, और वॉल्यूम की क्या होती है लीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई एक यूनिट एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ये होगी यूनिट ऑफ ए, ये होती है बेटा ए की यूनिट। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ए का क्या सिग्निफिकेंस है। ए किसको बताता है, गैस के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल। तो हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए, हमारा हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ ए का क्या सिग्निफिकेंस है, ए का बेटा सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखेंगे ए के सिग्निफिकेंस के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। हम बता रहे हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये ए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, गैस मॉलिक्यूल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ए जितना ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही ज्यादा होगा। और गैस का जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है वो गैस उतना ही इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो गैस अलग अलग है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोल देते हैं लिक्विफिकेशन। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है वहां पर गैस है उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होता है, यानी इजिली लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विफिकेशन होगा वो भी हाई होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये हमें करने कि ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स अमंग गैस मॉलिक्यूल, और गैस मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है उतना इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन फोर्स, और उतना ही वो इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विफिकेशन भी उतना ही आसानी से होगा। आगे देखो, जैसे मैं आपको ये बोल दूं कंपेयर द ए फॉर फॉलोइंग, इसके लिए कंपेयर करना, एक तो आपको दे दिया SO2 मॉलिक्यूल, ये SO2 मॉलिक्यूल है, SO2 मॉलिक्यूल है इस टाइप से। फिर आपको ये दे दिया इधर है मेथेन, इस टाइप के मॉलिक्यूल है। ये कह सकते हो ये किस टाइप के मॉलिक्यूल हो गए आपके पास में, पोलर मॉलिक्यूल, और ये वाला कौन से हो गए, नॉन पोलर। अब मेरे को यहां पे ये बताइए, आप इनको कंपेयर आपको करना है तो कहां पर ए की वैल्यू ज्यादा होगी, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए है ये जो वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए है जो प्रेशर करेक्शन है इसके लिए आता है, तो यहां पर ए है वो किसके लिए ज्यादा होगा। ए किसको बताता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को या आपस के अट्रैक्शन फोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो पोलर और नॉन पोलर में ये जो पोलर होगा इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनेगा, जबकि यहां पर क्या होता है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन जो वेरी वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, सबसे वीक यही होता है। तो पोलर वाले में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, SO2 की। इजिली कौन सी गैस का लिक्विफिकेशन हो जाएगा, SO2 का। ठीक है, और बताओ देखो इसके लिए बताना आपको इधर का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें बताओ, अपने से ट्राई करेंगे। हेलोजन आपको दे रखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर वैल्यू ऑफ ए आपको देखना, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। तो यहां पे बेटा ये बात करें तो ये फ्लोरीन है, ये क्या नॉन पोलर, सारी नॉन पोलर। और जब सारी नॉन पोलर होते हैं तो उस कंडीशन में वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स हम पढ़ के आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है बेटा, बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है कि वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, याद आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास।
तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? आयोडीन का। ये होगा ए की वैल्यू। या बेटा ये भी देख सकते हो, ये वाला तो गैस होता है, ये भी गैस है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आपने यहां पे देखा अट्रैक्शन फोर्स गैस, लिक्विड और सॉलिड में आप देखते हो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल पास में आ गए, इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। इजीली इसका लिक्विफिकेशन होगा, फिर ये सॉलिडिफाई होगी। ठीक है, तो आपको अकेला नॉन पोलर दे रखा हो तो वहां पर वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक और बताओ, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर बेटा हमने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली 99% क्वेश्चन है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आता है। हालांकि मैं उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यहाँ से भी रिलेट करके दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन वहां पे जितना डिटेल में बताया उतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है। देखो फिर भी कोशिश करते हैं मैक्सिमम बताने की। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए फॉर फॉलोइंग। किसके लिए कंपेयर करनी है? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। बताओ, जैसे मॉलिक्यूलर मास आप देखो, मोलर मास, तो CO2 का कितना होता है? 44, कार्बन का 12, O2 का कितना होगा? 32, 44, 32, 28, 70। तो यहां पे मैं बात करूं वैल्यू ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर, तो ये होगा क्या? CO2, O2, N2, अमोनिया। क्या ये सही है? आप बोलोगे सही है, लेकिन ये तो बेटा मोलर मास के बेसिस पे है, लेकिन फिर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर आपने अमोनिया का मोलर मास तो कम होता है, ठीक है, ये मोलर मास वाला कंसेप्ट तो कब लगाना है? जब सारे नॉन पोलर। लेकिन अमोनिया होता है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ये तो क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका अट्रैक्शन फोर्स होता है वंडर वॉल की कंपैरिजन में हाई होता है। और एक किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन फोर्स को ही तो बताता है मॉलिक्यूल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होगा? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये वाला गलत है कि यहाँ पे क्या होगा? NH3। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर थोड़ा हल्का डाइपोल भी बनेगा, उसके बाद में क्या होता है? CO2, फिर क्या होगा? O2, फिर N2। ठीक है, नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इजिली लिक्विफाई? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, which of the following gas will easily liquefy? Will easily liquefy? Which of the following gas will easily liquefy? कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगी? अमोनिया, नाइट्रोजन, अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन O2, हाइड्रोजन भी ले सकते। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे क्या होता है? नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर, यहां पर कौन सा अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ए की वैल्यू यहां पे ज्यादा होगी, इसलिए अमोनिया है यहां पे लिक्विफिकेशन हो जाता है। याद करो हेबर प्रोसेस से हमने जब अमोनिया का फॉर्मेशन किया था, जैसे ये होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, फॉर्मेशन होता है 2NH3, और इसको लिक्विफाई फॉर्म में ये अलग हो जाती है। तो आपको ये डर क्यों नहीं था कि जब इसको लिक्विफाई की फॉर्म में अलग करेंगे तो नाइट्रोजन है ये भी इसमें मिली रहेगी? ये हमें डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में आएगी, जबकि हमेशा गैसियस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। क्यों प्रेजेंट रहेंगी? क्योंकि इसके लिए ए का वैल्यू कम होता है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ए की वैल्यू बढ़ जाती है। ए की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में लिक्विफिकेशन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसके लिए ए की वैल्यू होती है 0, यानी वहां पे आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो माना नहीं जाता है, नेग्लिजिबल होता है। लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम या वैल्यू ऑफ ए
वैल्यू ऑफ ए फॉर H2 एंड हीलियम इज ऑब्जर्व ऑलमोस्ट जीरो, जीरो लिख लेना आप, ऑब्जर्व जीरो, यानी ये वाली वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यानी वन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में नेग्लिजिबल होता है, या आप ये कह सकते हो होता ही नहीं। ठीक है, नोट कर लो। मैं मार्कर को तब तक स्याही पिला देता हूं, इंक पिला देते हैं, फिर हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे आएंगे। नोट कर लिया? देखो अब इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसको रियल गैस के साथ में रिलेट करेंगे। वैसे बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए लास्ट वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, और नीट के अंदर यहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन। हम देखेंगे वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये प्रेशर करेक्शन होता है, V माइनस एन बी ये वॉल्यूम में करेक्शन है, इक्वल टू आर टी। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को मैं इसके साथ में रिलेट करूंगा। हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सही से लिख देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, जेड से। अब देखो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया फिर से दे देता हूं, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनके थोड़ा काम भी आ जाएगा, और जो पढ़ के आए उनके लिए तो और अच्छी बात है। हमने ये पढ़ा था जेड इक्वल टू क्या होता है, पी वी अपॉन आर टी, जेड इक्वल टू होता पी वी अपॉन आर टी, या फिर जेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इन दोनों का रेशियो होता है, ये पढ़ा था। साथ में हमने ये देखा था, ये देखो कि z है इसकी वैल्यू, z है इसकी वैल्यू 1 हो, तब गैस कौन सी होगी, तब गैस होती है बेटा आइडियल गैस। z नॉट इक्वल टू 1 तो कौन सी गैस होती है, रियल गैस। अब इनमें से भी z इज ग्रेटर देन 1 तो उसको बोला था पॉजिटिव डेविएशन, यानी रियल गैस है उसका वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा मिलता है, और रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले गए, इसका मतलब यहाँ पर रिपल्सन इफेक्टिव है। ये क्या था, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। z लेस देन 1 तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन, ये होता है नेगेटिव डेविएशन। z की वैल्यू 1 होती है तो आइडियल गैस, z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, और लेस देन 1 है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। और इसके लिए बेटा हमने ग्राफ भी बनाए थे, इस टाइप के ग्राफ बनाए थे प्रेशर के साथ में, याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखो प्रीवियस वाला, z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1 ये आया था, इधर प्रेशर हम ले रहे थे, यहाँ पर इस टाइप के ग्राफ मिल रहे थे, z लेस देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है, z इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 ये तो हो गया आइडियल, इससे इधर नेगेटिव डेविएशन ऊपर पॉजिटिव डेविएशन। अब इसी बात को मेरे को रिलेट करना है किसके साथ में, रियल गैस इक्वेशन के साथ। नोट कर लीजिए इसको, देखो देखिए अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसको मैं किसके साथ में रिलेट कर रहा हूं, इसको मैं कौन रिलेट करूंगा, रियल गैस के साथ। देखो देखिएगा, एट लो टेम्परेचर, दो कंडीशन ले लेता हूं, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर। टेम्परेचर एक बार मॉडरेट रख रहे हैं, प्रेशर की जो कंडीशन लगा रहा हूं मैं वहां पे टेम्परेचर को मॉडरेट रख रहा हूं, एट लो प्रेशर,
टेम्परेचर कैसा होगा? मॉडरेट। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर पे बात करें, लो प्रेशर पे। बेटा प्रेशर है उसकी वैल्यू बहुत कम है, ये माने लो भी बहुत लो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू कम होती है तो वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे गैस है वो एक्सपेंड करती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उनका, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और एक बात और बोल देता हूँ, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ वो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, फॉर 1 मोल। मैं इधर लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, नीचे वाली जितनी भी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक बार किसके लिए कर रहा हूँ? 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस। ये ध्यान रखना, फॉर 1 मोल गैस, एक बार ध्यान रख लेना। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम बहुत जाता है, वॉल्यूम है वो बहुत जाता है, बी की कंपैरिजन एन की वैल्यू तो 1 होगी, तो वॉल्यूम बहुत जाता है। तो बी तो क्या होता है? ए और बी वेरी स्मॉल होते हैं, वो ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ए एंड बी, यहाँ पे जो वंडरवॉल कांस्टेंट है ए एंड बी, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, स्मॉल वैल्यू। और लार्ज की कंपैरिजन में जब स्मॉल वैल्यू देखी जाती है, जब प्लस और माइनस में हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेटा मैं ये देखता हूँ वॉल्यूम हो जाता है, तो B है, B क्या होगा यहाँ पे? 1 मोल के रेस्पेक्ट में B क्या होगा यहाँ पे? V और B, देखो ये हुआ V माइनस B, इसमें देखोगे आप तो वॉल्यूम हो जाता है, तो B को आप क्या कर दो? नेग्लिजिबल। ये हो गया आपका नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर दिया आपने, समझे? घबराना नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन उनको तो घबराना चाहिए। क्यों घबराना चाहिए वो आप जानते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं घबराना है। देखो छोड़िए इसको, आगे आए तो यहाँ पर इसको मैंने नेग्लेक्ट किया तो क्या आ गया आपके पास में? P प्लस ए एन स्क्वायर, एन छोड़ो एक मोल के लिए मैं बार बार लिख देता हूँ, मारो मुझे मारो, ए, ये तो होगा एन, एन कितना होगा? 1, ए अपॉन वी स्क्वायर, मारो मुझे मारो वाला देखा क्या आपने? देखा सर, जब पाकिस्तानी टीम हार गई थी तब। तो यहां पे बेटा v माइनस एन बी, बी की वैल्यू कितनी होती है? 1, बी की वैल्यू कितनी, सॉरी ये क्या होगा? नेग्लिजिबल, तो इसको हटा दिया आपने, इक्वल टू क्या होगा? आर टी, इक्वल टू आर टी। अब देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? पी वी ए अपॉन वी, वी से वी मर गया तो ए अपॉन वी बच गया, इक्वल टू आर टी। अब देखिए आगे, अगर मैं नहीं हम अगर इसको RT से डिवाइड कर दें, अगर इसको RT से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे RT से डिवाइड करने पे क्या होगा? PV अपॉन RT, PV अपॉन RT प्लस A अपॉन विराट कोहली, A अपॉन VRT, और RT अपॉन RT इक्वल टू क्या होगा? 1, कैंसिल आउट। वी नो दैट PV अपॉन RT इक्वल टू होता है Z, PV अपॉन RT इक्वल टू Z। तो हमारे पास में क्या आ गया? नीचे दिखाई देगा नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। Z A VRT इक्वल टू 1 एंड Z इक्वल टू 1 माइनस A विराट A अपॉन VRT। एक बार मैं देख लेता हूं, विराट दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा नहीं कट रहा। तो यहां पे आपके पास में Z इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। 1 से कुछ टर्म है वो माइनस कर रहे हो, इसका मतलब इस वाले लो प्रेशर के ऊपर आपको क्या मिला? इधर मैं लिख रहा हूं, यहां पे आपको क्या मिला? यहां पे आपको वही मिला जो आपने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इसकी वैल्यू 1 से कम है। इट मीन्स एट लो प्रेशर Z इज ऑब्जर्व लेस देन 1, और Z की वैल्यू 1 से कम आ गई, 1 से कम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे नेगेटिव डेविएशन, यहां पे होगा नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है? आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ऑब्जर्व लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आप जितना ऑब्जर्व करना चाह रहे थे रियल में वो वैल्यू उससे कम आ गई। आपने जो उम्मीद किया, आपने सोचा 1 लीटर आएगा, लेकिन वो आधा लीटर ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो ऑब्जर्व किया उससे वैल्यू कम आ गई, और जो आप ऑब्जर्व करते हैं उससे वैल्यू कम आती है। इसका मतलब वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल में क्या था? अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेंट है।
अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। ठीक है, तो ये था लो प्रेशर के ऊपर। अब बात करेंगे हाई प्रेशर पे। तो बेटा ये हो गया लो प्रेशर पे, और टेम्परेचर क्या रखना है, मॉडरेट रखना है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा आपको लड़की नहीं देखनी, आपको क्या देखना है, रियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यही काम में आएगा आपके। देखिएगा हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर पे बात की, अब हम बात करने वाले हैं हाई प्रेशर पे। सेकंड हम बात करेंगे एट हाई प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, हाई प्रेशर पे बात कर रहे हैं। अब देखिएगा ये हमारी इक्वेशन है, प्रेशर को आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई करोगे तो ये वाली टर्म देखो 1 मोल के लिए आ गई P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। प्रेशर को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसका मतलब ये जो करेक्शन होगा इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, नेग्लिजिबल। तो A इसके रेस्पेक्ट में हो गया नेग्लिजिबल, तो आपके पास में क्या आएगा, P V माइनस बी इक्वल टू RT। अंदर से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, PV माइनस PB RT। वही सेम कंसेप्ट, RT से डिवाइड करोगे तो RT से डिवाइड किया आपने, तो RT से डिवाइड करने पे क्या मिला, PV अपॉन RT कितना होगा Z माइनस PB अपॉन RT इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा हमने देखा Z इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस PB अपॉन RT। मॉडरेट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखा 1 के अंदर कुछ टर्म है वो ऐड कर रहे हैं अपन, तो इसकी वैल्यू Z की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1। इट मीन Z इज ऑब्जर्व ग्रेटर देन 1, और Z की वैल्यू जैसे ही 1 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, V रियल गैस और V आइडियल गैस दोनों का ये रेशियो है, Z ग्रेटर देन 1। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ऑब्जर्व मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसका मतलब आपने जो उम्मीद की थी आइडियल गैस, मान लो कि आपने उम्मीद की कि 1 लीटर आपको गैस मिलेगी, लेकिन वो 1 लीटर से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मान लो कि 2 लीटर आ रही है, और इसका मतलब आपका वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वॉल्यूम कब बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब कौन सा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन। और वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा फोर्स वहां पर डोमिनेंट होगा। तो दूर जाने पे कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, रिपल्सन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, रिपल्सन डोमिनेंट है। वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब डेविएशन कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। आपका जो डेविएशन आ रहा है वो कौन सा डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो बेटा प्रेशर पे बताया, मॉडरेट टेम्परेचर पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उसकी कंडीशन को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, वेरी हाई टेम्परेचर पे मैं ले लेता हूँ। अभी तक मैं जो टेम्परेचर ले रहा था वो मॉडरेट टेम्परेचर था। जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मॉडरेट टेम्परेचर है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद का जा रहा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टाइप का जो टेम्परेचर होता है वो था हाई टेम्परेचर। तो थर्ड केस बना के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर। अपन बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो हमने देखा था हाई टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में Z इक्वल टू जो भी अपने रिलेशन आए थे, Z इक्वल टू एक तो क्या रिलेशन आ रहा था, 1 माइनस A अपॉन वी आर टी। एक Z इक्वल टू अपने पास में रिलेशन ये आ रहा था 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, याद है। टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं, बहुत हाई वैल्यू बता रही है एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब मैं यहाँ पे किससे ले रहा हूँ, वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टाइप का। तो यहाँ पर टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये वाला बहुत हाई है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, नेग्लिजिबल। ऐसे ये वाली टर्म भी क्या होगी, नेग्लिजिबल। यानी इन दोनों ही कंडीशन में जब हाई टेम्परेचर होगा तो Z किसके इक्वल मिल रहा है, 1, और Z इज ऑब्जर्व इक्वल टू 1। इट मीन्स गैस का बिहेव कैसा होगा, आइडियल, ये होगा आइडियल गैस बिहेवियर। इसलिए बेटा हमने ये पढ़ा था कि रियल गैस होती है वो भी आइडियल गैस बिहेवियर है, उसको ऑब्टेन कर लेती है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। तो ये होगा हाई टेम्परेचर पे। ऐसे हम बात कर सकते हैं एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर है उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो प्रेशर की टर्म में आप देखोगे तो प्रेशर वेरी लो प्रेशर ही है, ये प्रेशर बहुत ही लो है, यानी ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर है। ये मान लेते हो वेरी लो का मतलब ये मान लेते हैं एट जीरो प्रेशर, एट जीरो प्रेशर। तो वहां पर भी Z इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1। यहाँ पे भी एक गैस का बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल। अब कई बोलोगे सर ये तो समझ नहीं आएगा, तो देखो
हमने क्या ग्राफ बनाया था, ऐसा ग्राफ बनाया था। इसके लिए बेटा समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है। जेड इक्वल टू अपने पास में ये ग्राफ है प्रेशर के साथ में और जेड के साथ में, तो इस टाइप का ग्राफ आपको मिल रहा था। और यहाँ पे आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे, देखो ये वाला पॉइंट आपने देखा, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0 आ रही है, वहां पर जेड की वैल्यू कितनी मिल रही है z। इसका मतलब जहां पे प्रेशर 0 होता है वहां पर जेड की वैल्यू 1 आएगी और जेड की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आते ही गैस का बिहेवियर कौन सा होगा, आइडियल गैस बिहेवियर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लो प्रेशर, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा, तो लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 मिल रहा है और हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। जेड की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, गैस में अट्रैक्शन बढ़ गया, नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा ये था आपका लेक्चर गैसेस स्टेट जो कंप्लीट हो गया। स्टेट ऑफ मैटर में जितना भी मटेरियल आपको कहीं पर भी देखोगे, इधर उधर या आपकी नोटबुक में या कहीं पर भी आपको पढ़ाया गया, वो सारा ही इसके अंदर मिलेगा। कहीं से भी आप कंपेयर कर सकते हो, जितना भी नीट के लाइक मटेरियल होता है वो सारा इसके अंदर दिया गया है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आपको डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।